Hello students, again welcome back to our next video that is related with post fertilization structure and event। यानी कि फर्टिलाइजेशन तक तो हमने अपनी पढ़ाई कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, कैसे फ्लावर में चेंजेस आते हैं, है ना। तो फर्टिलाइजेशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटकर पढ़ना है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें मैंने आपको पॉलिनेशन पढ़ाया, सेकेंड वाज फर्टिलाइजेशन जिसमें आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। अब बारी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो हमारी अगली टॉपिक जो है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद की घटना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाएगा, क्या क्या बदलाव होगा और इसमें क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की हिंदी होती है निषेचन के बाद की घटना, यानी कि इसके बाद क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको डायग्रामेटिकली मिला दूं। हमने क्या देखा है भाई, अपने लास्ट वीडियो में हमने 2 चीजें देखी। एक हमने देखा कि एक जाइगोट बना है, एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 चेंजेस हो चुके हैं। एक जाइगोट बना जो कि 2n है, और दूसरी चीज जो बनी थी वो था हमारा इंडोस्पर्म, जिसको हम हिंदी में भ्रूण पोष कहते हैं। इंडोस्पर्म जो कि था 3n, है ना। तो इतना दूर तक हम लोग का सफर हो चुका था। अब चलिए आगे देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। अब सारी कहानी, सबसे पहले मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको ये बताऊं कि जाइगोट जो है अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलप करेगा। जाइगोट की डेवलपमेंट होगी, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट होगी, और आपको पता है जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। यानी कि एक जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, एक जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड इवेंट है वो जाइगोट की डेवलपमेंट है, और फिर वो एम्ब्रियो बना। तो फिर वो एम्ब्रियो तब तक हम आगे लेकर जाएंगे जब तक वो एक नए फ्रूट में, एक नए सीड के फॉर्म में तैयार नहीं हो जाता है। यानी कि इसकी डेवलपमेंट हमें कंप्लीट पढ़नी है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले लेकिन सवाल है इंडोस्पर्म का। माना कि ये जाइगोट तो डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ये एक सीड बनेगा, एक फ्रूट डेवलप होगा, ओके। लेकिन इसका क्या रोल है, दैट इज इंडोस्पर्म का क्या रोल है, वो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडोस्पर्म हम कहते किसको है, आखिर इंडोस्पर्म में होता क्या है। तो इंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिटिव सेल है, इट इज नोन एज न्यूट्रिटिव सेल। न्यूट्रिटिव सेल का मतलब ही होता है पोषक कोशिका, यानी कि जो किसी को पोषण दे सकती है, किसी को फूड सप्लाई कर सकती है। अब आप ये अज्यूम करो, किसी भी इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए फूड की जरूरत होती है। बिना फूड के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से इस जाइगोट को होना है डेवलप, और इस जाइगोट की डेवलपमेंट तभी होगी जब इसको पोषण दिया जाए, जब इसको न्यूट्रिशन मिले। और बस इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म के लिए आपको क्या याद रखना होगा, न्यूट्रिटिव सेल है ये न्यूट्रिशन देता है किसको, जाइगोट को। इसके द्वारा न्यूट्रिशन लेने के बाद ही एक जाइगोट जो होता है वो डेवलप हो पाता है। ठीक है, अब सवाल आता है इंडोस्पर्म के टाइप्स के बेसिस पर। तो हमारा इंडोस्पर्म जो होता है वो कितने टाइप का होता है, अगर हम ये देखें तो इसकी टाइप्स जो होती हैं ये इसके अंदर होने वाली एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। यानी कि इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगी, इंडोस्पर्म किस तरह से अपने आप को डेवलप करेगा जिससे वो जाइगोट को फुल्ली सपोर्ट कर सके, इसको न्यूट्रिशन दे सके। इसी प्रोसेस के बेसिस पर हम इंडोस्पर्म को डिवाइड करते हैं। तो इंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव सेल है, ये तो आप समझ गए। तो अब इस न्यूट्रिटिव सेल को यानी कि इंडोस्पर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस तरह से ये अंदर से चेंज होते हैं, इसी के बेसिस पर हमने 3 टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म्स हमारे कौन कौन होते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिटिव सेल की बात करें तो हमारा जो जाइगोट होता है, न्यूट्रिटिव सेल जो होता है हमारा, इसे हमने 3 पार्ट में बांटा है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक फॉर्म्स। अब ये 3 फॉर्म्स कौन है, इसमें से पहला पार्ट जो है इट इज फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। हमारा जो पहला पार्ट है इट इज फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ओके,
हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे इंडोस्पर्म का है, इट इज सेल्यूलर इंडोस्पर्म, इट इज नोन एज सेल्यूलर इंडोस्पर्म। और हम तीसरे पार्ट की बात करें तो इट इज नोन एज हेलोबियल इंडोस्पर्म, इसे हम कहते हैं हेलोबियल इंडोस्पर्म। ठीक है, तो इंडोस्पर्म यानी कि न्यूट्रिटिव सेल जो है वो कितने तरह के हो गए, 3 तरह के हो गए, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेल्यूलर इंडोस्पर्म और हेलोबियल इंडोस्पर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की, दैट इज फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अब इस इंडोस्पर्म को मैं यहां ड्रॉ करती हूं, दिस इज आवर इंडोस्पर्म। आप क्या देख रहे हो, इसमें न्यूक्लियस एक प्रेजेंट है। जब हमारे इंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो, बहुत सारे न्यूक्लियस ये फॉर्म करने लगे, यानी कि इसके अंदर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हो रहा है, बस इसके अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला न्यूक्लियस ये बिखर रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस था ये आराम से फ्रीली डिवाइड कर रहा है, देन इट इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ये प्री मैच्योर इंडोस्पर्म है जिसने खुद को डेवलप करना अभी शुरू किया है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, फ्री डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का यहां पर बहुत स्वतंत्रता पूर्वक, बहुत आसानी से न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहा है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, यानी कि यहां पर सिर्फ न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है, सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो रहा है, इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज सेल्यूलर इंडोस्पर्म। अब ये सेल्यूलर इंडोस्पर्म क्या है मैं आपको बता दूं, फिर से मैंने ड्रॉ किया यहां पर एक इंडोस्पर्म। अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो बन चुके हैं, वो आप देख चुके हो। न्यूक्लियस बनने वाला जो स्टेप है वो कौन सा है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। इसमें क्या चेंजेस हुआ, कई सारे, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो चुका है ये क्या हो चुका है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कई सारे न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट हो चुके हैं। अब यहां पर जो सेकंड स्टेप है, सेकंड टाइप जो है वो है सेल्यूलर इंडोस्पर्म, यानी कि जितने भी न्यूक्लियस बटे थे अब इन सबकी चारों तरफ सेल फॉर्म करेगा, यानी कि ये सब अपने अपने सेल से घिर जाएंगे, इनके अंदर सेलुलर डिवीजन हो जाएगा। यानी कि साइटोप्लाज्म में पहले न्यूक्लियस बिखरा पड़ा था, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सेलुलर डिवीजन हो जाएगा। जितने भी न्यूक्लियस है सबके चारों तरफ सेल फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर्स। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पर स्टेप नंबर 2 जो है वो देखने मिलेगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया है और सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर गई है। ओके, तो ये दोनों तो आपने देख लिया, पहला प्रोसेस फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा प्रोसेस सेलुलर इंडोस्पर्म। अब मैं तीसरे की बात करूं, तीसरा होता है हेलोबियल इंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, पहले तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, ऑफ कोर्स इसको फॉलो करेगा ये, लेकिन जब तक कोई क्रॉप या जब तक कोई प्लांट या जब तक किसी सेल का इंडोस्पर्म जो है वो प्री मैच्योर है, जब तक ये फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ है तब तक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, लेकिन जब इसमें मैच्योरिटी आ जाती है तो इसके अंदर सॉलिड इंडोस्पर्म बन जाता है। ये इंडोस्पर्म क्या बन जाता है, सॉलिड इंडोस्पर्म बन जाता है, यानी कि इसके अंदर पूरी तरह से साइटोकाइनेसिस डेवलप हो जाती है। ये स्टेज क्या हो गई भाई, मैच्योर स्टेज हो गई। तो मैच्योरिटी के बाद ये कैरियोकाइनेसिस बदल गई किसमें, साइटोकाइनेसिस में। यहां पर क्या डेवलप हो गया, साइटोकाइनेसिस डेवलप हो गई। तो दिस इवेंट इज नोन एज हेलोबियल इंडोस्पर्म। तो ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया और हमने स्ट्रक्चर बेसिस पर समझ लिया। अब इस चीज को हम और भी ज्यादा क्लियर आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसको समझने के बाद आप इंडोस्पर्म को प्रॉपर्ली बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए पहले बात करते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म की। इसके लिए जो हमारा सुटेबल एग्जांपल है वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर,
जिसको हम लोग बायोलॉजिकली क्या कहते हैं, इट इज बायोलॉजिकली नोन एज लिक्विड साइंसिटियम, ठीक है, दिस इज नोन एज लिक्विड साइंसिटियम। आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट में स्टार्टिंग में जब कोकोनट मैच्योर नहीं होता है, इमैच्योर स्टेज में होता है, तो उसमें वाटर का अमाउंट रहता है, उसके अंदर वाटर होता है, उसके सेल्स भी होते हैं लेकिन उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन तो ये जो वाटर है, कोकोनट का वाटर है, जो सेल के फॉर्म में तो नहीं है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कि ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहलाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई सेल नहीं होती है, वो वाटर बिल्कुल फ्रीली उस कोकोनट के अंदर प्रेजेंट है, तो दैट इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब कोकोनट जो होता है वो मैच्योर होने लगता है, तो उसकी वाटर धीरे धीरे क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और उस कोकोनट में पूरा ड्राई सेल बन जाता है, यानी कि वो जो मैच्योर होने के बाद उसके अंदर वाटर नहीं मिलती है, आपको वो कंप्लीट एक सॉलिड इंडोस्पर्म के फॉर्म में मिलता है। जो पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं उस पार्ट को हम लोग खाते भी हैं, तो दैट सॉलिड फॉर्म ऑफ दैट कोकोनट, जिसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही वो एब्जॉर्ब हो चुकी है और उस कोकोनट में सॉलिड पार्ट बन चुके हैं, तो दैट सॉलिड कोकोनट, इसमें जो एग्जाम्पल हो सकता है दैट कैन बी सॉलिड कोकोनट। तो ये जो हमारा सॉलिड कोकोनट होता है, इस सॉलिड कोकोनट को हम कहते हैं कर्नेल, दिस इज नोन एज कर्नेल पार्ट, ठीक है। मैं यहां पर फिर से आपके लिए लिख देती हूं ताकि नीचे आपको शायद ना दिख पाए। तो सॉलिड कोकोनट, कोकोनट का सॉलिड हो जाना, पूरी कंप्लीटली उसमें से वाटर जो है वो अब्सॉर्ब हो जाना, तो उस सॉलिड कोकोनट को हम कहते हैं कर्नेल पार्ट ऑफ कोकोनट। ये एग्जाम्पल जो है ये हमारे सेल्यूलर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, इट इज रिलेटेड विथ सेल्यूलर इंडोस्पर्म। अब हम बात करते हैं हेलोबियल इंडोस्पर्म की। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है सीरियल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे सपोज आई एम राइटिंग हियर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेलोबियल इज सीरियल्स। तो सीरियल्स में जैसे कि वी आर हैविंग राइस, व्हीट, मेज इट्सेट्रा, ये सब कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जिसके अंदर हेलोबियल इंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल जब ये इमैच्योर स्टेज में होते हैं तो इनके अंदर वो जो इंडोस्पर्म है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, लेकिन जब ये डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से, तो ये बिल्कुल सॉलिड बन जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मक्का की बात अगर हम करें, मेज की बात करें, तो जब वो इमैच्योर होता है, बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होता है, तो उसके सीड्स को प्रेस करने पर उसमें से एक लिक्विड, मिल्क लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर हाथ में लग जाता है, वो आप देख सकते हो, वो काफी स्मूथली प्रेस हो जाता है। लेकिन वही मक्का जब मैच्योर हो जाता है तो आप उसके अंदर उसके सीड्स को प्रेस करते हो तो आपके हाथ पे या आपको वो वाटर जैसा स्ट्रक्चर देखने नहीं मिलता है, वो बिल्कुल सॉलिड सीड हो जाती है। यानी कि इमैच्योर स्टेज में उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस थी, लेकिन जब वो मक्का या मेज जब वो डेवलप हुआ तो उसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो गई और उसका साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डेवलप हो गया। तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग हेलोबियल इंडोस्पर्म कहते हैं। तो ये था हमारा इंडोस्पर्म से रिलेटेड टॉपिक, और इस इंडोस्पर्म से रिलेटेड टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो इसको आप प्रॉपर्ली पढ़ें और इसके बारे में जानें। अब हमने जो टॉपिक रखी है उसमें हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेसिस पर इंडोस्पर्म के साथ कैसे चेंजेस हुए वो आपने देखा, लेकिन हमारा जो फ्लावर है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज फ्लावर में क्या हुआ, दूसरा चीज क्या था जाइगोट, वो हम देखने वाले हैं कि जाइगोट कैसे डेवलप होता है, कैसे वो एक कंप्लीट चेंज को अडेप्ट करता है। लेकिन उसके पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव यू हैव टू गिव द आंसर्स कि व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। ओवरी किस में बदलती है, ओव्यूल किस में बदलता है, इंटीग्यूमेंट्स के साथ क्या होता है। यानी कि ये 1 मार्क के लिए आइदर इन योर सीबीएसई और इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि फ्लावर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी आप समझ ले। तो चलिए इस टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के साथ, that is post fertilization changes in a flower.
नाउ वी आर गोइंग फॉर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने रेडी किया, दैट इज फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव आते हैं। ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाएगा, इंटीग्यूमेंट जो है वो सीड कोट में चेंज हो जाएगा, और मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटीपोडल और साइनर्जिड जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ आपको मैंने दिखाया कि जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, किसमें, इंडोस्पर्म में। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जाइगोट इंडोस्पर्म में डेवलप तो होगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए इसको चाहिए होगी न्यूट्रिशन, यानी कि जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा तो इसके लिए इसको चाहिए होगी न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन इसको मिलेगी इंडोस्पर्म से। अब आप देख चुके हो ये कि ये आपका इंडोस्पर्म है, फाइनली एक इंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर इंडोस्पर्म बना हुआ है, यानी कि डेवलप। अब ये छोटा सा जाइगोट है जो इसके नीचे प्रेजेंट है, जाइगोट, और ये है आपका इंडोस्पर्म, यानी कि हम लोग PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूसेलस कह सकते हैं इसको। अब जैसे जैसे जाइगोट इसको कंज्यूम करेगा, जैसे जैसे जाइगोट इसमें से न्यूट्रिशन लेगा, जाइगोट क्या होगा, डेवलप होगा, जाइगोट की डेवलपमेंट होगी। अब सवाल ये आता है कि जाइगोट क्या पूरी तरह से इसको कंज्यूम कर लेगा? क्या जाइगोट इसके अंदर के सारे न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लेता है? तो यस, अगर जाइगोट सभी न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लेता है तो पूरी तरह से इंडोस्पर्म से ये नरिश हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल थिन लेयर बच जाती है, यानी कि पूरी तरह से सारी चीजों को जाइगोट कंज्यूम कर लेता है, लेकिन इंडोस्पर्म जो है आपका, देखिए कभी कभी ऐसा है कि इंडोस्पर्म जो है इसमें एक पतला सा सिर्फ थोड़ा सा लेयर बच जाता है किनारे की तरफ, इसी को हम कहते हैं पेरीस्पर्म। इट इज नोन एज पेरीस्पर्म। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरीस्पर्म? पेरीस्पर्म से आप क्या समझते हैं? तो आपको ये रिप्लाई देनी होगी कि जाइगोट इंडोस्पर्म को टोटली कंज्यूम कर लेता है, तो इसके अंदर बहुत ही थिन मेम्ब्रेन बची रह जाती है, दैट थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पेरीस्पर्म। अंदर की सारी चीजें जाइगोट ने कंज्यूम कर ली, थोड़ा बहुत मटेरियल रेसिड्यू बचा रह गया, तो दैट रेसिड्यू इनसाइड इंडोस्पर्म इज नोन एज पेरीस्पर्म। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेरीस्पर्म कहते हैं। तो ये था हमारा इंडोस्पर्म से रिलेटेड टॉपिक, और साथ ही हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी देखा जो हमारे हर तरह के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किस तरह से एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे। थैंक यू सो मच।